बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले हसीबुर रहमान ने ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तक तो हम कहानियां सुन रहे थे यहाँ वहां से, हम कहानियां सुन रहे थे कि कश्ती में मौजूद लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन ये कहानी इतनी सादी नहीं थी और ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। ऐसी दास्तान है कि आप सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। मैं बात को तूल नहीं देती और मैं डायरेक्ट ही हसीबुर रहमान की कहानी की तरफ आती हूँ और आपको साथ ये भी बताऊं कि अपने दूसरे चैनल पर मैं एक और स्टोरी लगा रही हूँ जिसके अंदर एक शख्स को जिस तरह से अजियत में रखा गया था इस पूरे सफर में, उसकी रुदात भी उसी की जुबानी सुनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हसीबुर रहमान जो अपनी जिंदगी बचाने में किस मुश्किल के साथ कामयाब हुआ और उसके शब रोज इस कश्ती पर कैसे गुजरे थे, जरा उसी की जुबानी सुनिएगा। वो कहते हैं कि मैं इस कश्ती के पीछे बैठा हुआ था, इसमें 3 मंजिलें थी और मैं दूसरी मंजिल के आखिर में बैठा था। आखिरी रोज दिन के कोई 2 से 3 बजे का वक्त था और हमारी कश्ती का इंजन खराब था, वो चल नहीं रही थी। उसके बाद तकरीबन 4:30 बजे एक बहरी जहाज आया। यहाँ पर आप देखिएगा कि लोगों का जुल्म और लोगों की बेहिसी। वो कहते हैं कि 4:30 बजे एक बहरी जहाज आया जिसने हमारी मदद तो की, मगर वो रेस्क्यू करते तो बेहतर होता। उन्होंने हमें पानी और बिस्किट फराहम किए और चले गए। उसके बाद वो 20 बरस के ये हसीबुर रहमान है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के जिला कोटली की तहसील खुईरट्टा से है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मजदूरी में करता था मगर उजरत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से मैंने इस पुरखतर सफर का आगाज किया। यूनान में डूबने वाली कश्ती पर कम से कम 350 पाकिस्तानी डूबे थे, सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे। उसके बाद जो वाकयात पेश आए उनके बारे में इसने बड़ी डिटेल के साथ कहानी सुनाई है। अब जरा आप सुनते जाइएगा। क्या सलूक उनके साथ रवा रखा गया, तो इस तकलीफ सफर के बारे में हसीब बताते हैं कि माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती पर लिबिया से इटली के सफर के दौरान हमारी किश्ती जो है वो हचकोले खा रही थी, मगर करीब ही एक बहरी जहाज पानी देकर निकल गया। वो देख रहे थे कि किसी भी वक्त ये कश्ती जो है ये डूब सकती है। इसमें सवार लोग चीख चीख के पुकार रहे थे, लेकिन वो सिर्फ पानी देकर निकल गया। वो कहते हैं कि ये एक बड़ा जहाज था और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर शिप खड़ी हो गई और वहां से उन्होंने हमें पानी दिया। वो कुछ को मिला और कुछ को ना मिल सका। अब हसीब के मुताबिक हमारी कश्ती कभी एक जानिब जा रही थी और कभी दूसरी जानिब। हमने आवाजें लगाई कि हेल्प मी, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। हसीब कहता है कि हमारी कश्ती कभी एक जानिब जा रही थी तो कभी दूसरी जानिब। वो बताते हैं कि ये मुसाफिर दूर से इशारे कर रहे थे कि पानी और बिस्किट ले लें। काफी लड़कों ने और भी अल्फाज बोले, लेकिन शायद उन तक आवाज नहीं गई और वो हमें ये खाना देकर दूर से ही रवाना हो गए। कहते हैं काफी लोगों ने कमीजें उतार कर भी लहराई, मगर वो चले गए। वो समझ रहे थे कि हमें मदद की जरूरत है, लेकिन वो हमारी मदद के लिए नहीं रुके। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये सब किसी भी लम्हे डूब जाएंगे। डूब क्यों जाएंगे मैं आपको बताऊं, क्योंकि कश्ती साकित खड़ी थी। कश्ती में बेतहाशा लोग थे, जरूरत से ज्यादा लोग थे, और जब कश्ती पानी की लहरों की वजह से हचकोले खाती थी तो ये लोग कभी इधर से उधर होते थे, तो जिस तरफ लोगों का वजन ज्यादा हो जाता था कश्ती उस तरफ को हो जाती थी और डर था कि किसी भी लम्हे कश्ती उलट सकती है और फिर वही हुआ जिस चीज का खतरा था। अब वो कहते हैं कि कश्ती के दौरान किस तरह की मुश्किलात पेश आई। वो कहते हैं कि चीखो पुकार शुरू हो गई जब हमें कोई देख नहीं रहा था, हमें कोई सुन नहीं रहा था। पाकिस्तानी शहरी भी कह रहे थे कि जान बचाई जाए। अब वो कहते हैं कि ना वहां कोई खाना था ना कुछ और था और पाकिस्तानियों को तो कुछ भी खाने के लिए दिया जा ही नहीं रहा था। रात के अंधेरे में कश्ती में एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी जगह मौजूद नहीं थी, यहाँ तक कि लेटने की भी जगह ठीक से मौजूद नहीं थी। वो कहते हमने लोगों से सुना कि रस्सा डाला जा रहा है। हमारी कश्ती का इंजन उस वक्त बंद था, कश्ती अंधेरे में चल रही थी, उसके साइड पर कोई रोशनी नहीं थी। उसके बाद वो कहते हैं कि काफी देर बाद बताया गया कि रेस्क्यू करने के लिए एक जहाज आया है। हमें एक उम्मीद सी बंधी। वो कहते हैं कि मैं पीछे था तो मुझे वो नजर नहीं आया। ये नहीं पता कि उन्होंने रस्सा डाला या नहीं डाला, मगर कम से कम 10 मिनट तक कश्ती चलती रही। फिर वो बताते हैं कि डूबने से कबल कश्ती को कोई मदद मुयस्सर न थी। कोई 7:30 बजे एक और बहरी जहाज आया। उन्होंने रस्सी वगैरह भी हमारी जानिब फेंकी, वो भी बिस्किट और पानी देकर चले गए। फिर हसीब कहता है कि हम इस कश्ती के बिल्कुल साथ लग गए थे। फिर अल्लाह का एक मुआवजा हुआ और हमारी कश्ती का इंजन उस वक्त स्टार्ट हो गया। अगर ये स्टार्ट ना होता तो शायद किसी को पता भी ना चलता कि यहाँ पर कभी कोई कश्ती भी आई थी कि नहीं। फिर वो कहते हैं शाम 7:30 बजे के बाद वहां कुछ आवाजें गूंजने लगी कि इटली का शिप आ रहा है आपको रेस्क्यू करने। लेकिन वो कहते हैं कि दरअसल ये आवाजें हमें दिलासा देने के लिए दी गई थी, क्योंकि हम बहुत परेशान थे और बहुत से लोग चीखो पुकार कर रहे थे और रो रहे थे।
फिर हसीब ने बताया कि मिस्र के कुछ शहरी जो है वो अरबी में ये बात कर रहे थे कि हमें 4 दिन से खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर हम लोगों ने शोर किया कि अगर कश्ती इटली नहीं जा सकती तो खुदा के लिए इसे किसी और मुल्क के किनारे लगा दो। बात तो यहाँ तक पहुंच गई थी कि हमने उनसे मुतालबा शुरू कर दिया कि बेशक हमें लिबिया या यूनान ही वापस ले जाओ, ताकि कम से कम हम अपनी जानें तो बचा सके। यानी कि लोगों को अपनी जानों के लाले पड़ गए थे। वो लोग जो लिबिया से रवाना हुए थे ये सोच कर कि शायद वो इटली तक पहुंच जाएंगे, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि चाहे लिबिया में कैसे भी हालात थे हमें वहीं वापस ले जाओ। वो कहते बात इस नहज पर पहुंच गई थी कि उन्होंने मुतालबा किया कि बेशक इसे लिबिया यूनान ले जाओ ताकि सबकी जानें बच जाए। फिर हसीब ने बताया कि हमने ये सुना कि इसमें 700 से 750 लोग हैं। कश्ती डोलने से कभी वो एक जानिब जा रहे थे, कभी दूसरी जानिब। जब सबका वजन एक जानिब जमा हो गया तो कश्ती उलट गई और भगदड़ मच गई। हसीब कहते हैं कि कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जो नीचे से ऊपर आए। उन्हीं में से एक बुजुर्ग भी थे जो 5 मिनट पहले ही ऊपर आए। इस तरह उनकी जान बच गई। हसीब ने बताया कि जब मैं समंदर में गिरा तो एक चीखो पुकार सुनाई दी। हसीब कहते हैं कि मेरे साथ आने वाले कुछ अजीज भी थे, उनमें अरशद शरीफ और नदीम भी थे। वो मेरे साथी थे, मेरे सर का साया थे। वो भी इस कश्ती में मौजूद थे, मगर मैं उनके लिए कुछ न कर सका और वो डूब गए। फिर हसीब कहते हैं कि अरशद शरीफ बड़े अच्छे इंसान थे। जब हमें खाने को कुछ ना मिलता तो वो हमें अपना खाना दे देते थे, चाहे वो एक नवाला ही क्यों ना हो, वो हमें दे देते थे। उनको याद करके हसीब बहुत ही अफसरदा था। हसीब कहता है कि कश्ती पर मैं 10 से 15 मिनट बैठा, फिर वो भी पानी में नीचे चली गई। कहते हैं कि मैंने सब लोगों को आवाजें दी, अरशद, नदीम, नासिर, सबको आवाजें दी, मगर मैं उनके लिए कुछ भी ना कर सका। वो कहता है कि वहां बहुत अंधेरा था। जो बहरी जहाज रेस्क्यू करने के लिए आया था वो भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चला गया था। वो कहते हैं कि ये कोई अल्लाह का ही मुआवजा है कि मैं जिंदा बच गया। कहते हैं कि मैंने 4 दिन से कुछ खाया पिया हुआ नहीं था। मैंने जीन्स की पैंट पहनी हुई थी और तकरीबन 1 घंटे में समंदर में तैरता रहा। जीन्स की पैंट के साथ तैरना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वो कहते हैं कि इस बहरी जहाज के पास पहुंचा जो मदद के लिए आया था। मैंने वहां उनको आवाजें दी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तैरने के बाद कहता है कि मैंने उन्हें कहा, माय फ्रेंड हेल्प मी। तो उन्होंने एक ट्यूब नुमा रस्सा और एक सेफ्टी जाल मेरी तरफ उछाल दिया तो मैं उस पर चलता हुआ शिप पर पहुंच गया। हसीब के मुताबिक वो जहाज गालबन यूनान की नेवी या फौज की कश्ती थी और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बचाया और नई जिंदगी दी। फिर वो कहता है कि उन्होंने मुझे कंबल और पानी दिया। वो जो खाना अपने साथ लाए थे वो उन्होंने हमें दिया। रात के 2-3 बजे मैं इस जहाज पर सवार हुआ। फिर उनका रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया और उसके बाद उनका एक और शिप भी आया लोगों को बचाने के लिए, और फिर 15 से 16 लोगों को उन्होंने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। हेलीकॉप्टर ऊपर से रोशनी कर रहा था, वो नीचे रेस्क्यू कर रहे थे। हसीब कहता है कि रात हमने इस शिप पर गुजारी जो समंदर में चलता रहा। सुबह 6 या 7 बजे एक और शिप वो बताता है कि आया जिस पर हम बैठ गए। दिन 11 या 12 बजे हम एक शहर पहुंचे। इस वक्त हमें दुरुस्त वक्त का अंदाजा नहीं था और दिन की गर्मी के हिसाब से वो कहते हैं कि मैं बता सकता हूं कि 11-12 बजे का वक्त था। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें इमरजेंसी में रखा गया। हमें सेहत के मसाइल थे, बहुत अरसे से हमने खाना नहीं खाया था। 4 दिन के बाद हमें वहां पर खाना खाना नसीब हुआ। यूनान की हुकूमत और उनकी इमदादी टीमें और उनके डॉक्टर्स का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये कहना था हसीब का। हसीब बताते हैं कि इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स जो है उन्हें बहरे रूम तक लाए थे। वो कराची से कहते हैं कि 20 मार्च को दुबई के लिए रवाना हुए। पहले अब ये सफर कैसे शुरू हुआ जरा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिएगा, मुख्तसरन बात को इख्तिताम तक पहुंचाऊंगी। वो कहते हैं कि मैं कराची से 20 मार्च को दुबई के लिए रवाना हुआ। दुबई में 16-17 घंटे इंतजार किया और अगले दिन मिस्र की फ्लाइट ली जो 4.5 घंटे की थी। गालबन रात 8 बजे वो कहते हैं कि हम लिबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट के लिए निकले। हसीब कहते हैं कि मैं कराची से दुबई आया था, दुबई से मिस्र, मिस्र से लिबिया, लिबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर वही लोग आते हैं जिन्हें इटली का सफर करना होता है। कहते हैं मैंने एजेंट से बात नहीं की थी। मेरी तरफ से 22 लाख रुपए देने वाले भी अरशद शरीफ थे। सारा इंतजाम उन्होंने ही किया था। कराची एयरपोर्ट पर भी कोई एजेंट नहीं था। इस सवाल के जवाब पर हसीब ने कहा कि हमें नहीं पता कि एजेंट कौन है, बस हमें यह बता दिया जाता था कि फलाने टर्मिनल की तरफ चले जाओ। कहते हैं कि मैं खुद अपना पासपोर्ट लेकर गया। जब मैं कराची एयरपोर्ट पर गया तो मैं वहां अकेला नहीं था, कोई 20 लोग और भी वहां मौजूद थे। कहते हैं कि मैंने उनसे जब पूछा तो पता लगा कि वो भी दुबई का सफर करने लगे हैं हमारे साथ। फिर वो कहते हैं कराची और दूसरे मुकामात से बेंगाजी पहुंचकर सब इधर उधर चले जाते हैं।
फिर वो कहते हैं बेंगाजी पर पहुंच के एयरपोर्ट पर वो लोग खुद हमें लेने आते हैं और उनके पास हमारा पासपोर्ट और उसकी कॉपी और तस्वीरें होती है। हसीब के मुताबिक वो एक जगह हमें ले गए जहां हमारा सामान था, पासपोर्ट लिए, हमसे हमारे पासपोर्ट लेकर रद्दी की तरह काउंटर पर डाल दिए। हम अपनी रिहाइशगाह पर चले गए और 2 से 3 दिन बाद हमें पासपोर्ट मिले। फिर हसीब कहते हैं कि लिबिया का जो भी इलाका होता वो वहां पर खाना फराहम नहीं कर सकते थे। ये सारा सफर रात का होता, कभी कार, कभी वीगो डाले और कभी सड़क का ये खौफनाक सफर होता था। ईद वाले दिन भी कहते हैं घर वालों से राबिता ना हुआ, घर वाले परेशान थे, रोना धोना शुरू कर दिया। हसीब के मुताबिक ये लोग फोन पहले ले लेते हैं ताकि भूख प्यास का हम अपने घर वालों को ना बता सकें, शोर शराबा ना कर सके। ये वाकयात सुनिए और जानिए कि ये सफर कितना तकलीफ दे होता है। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद ये हमें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे और 9 जून को इटली के लिए सफर शुरू करवाया। हमें कंटेनर में बिठाकर समंदर के किनारे लाया गया। वहां उतरते ही कहा गया कि चलो, कभी हम भागते कभी चलते, हर एक की कोशिश होती कि वो आगे रहे और उसका नंबर पहले आए। हसीब के मुताबिक सुबह के तकरीबन 4 बजे हमें कंटेनर से निकाला गया, बड़ी कश्ती पर स्पीड बोट के जरिए चढ़ाया गया, किसी को बाजू से पकड़कर, किसी को कपड़ों से खींचकर ऊपर करते, जैसे मुर्गियों वाली गाड़ियों में होता है, इस तरह लोगों को खींच खींच कर निकाला जाता। उन्होंने कहा कि जब हम लिबिया से बैठे तो नशिस्तों पर हमें लिबिया के लोग जहां बिठाते वहां बैठना होता, जिसको आगे बिठा दिया वो पीछे नहीं आ सकता और पीछे वाला आगे नहीं जा सकता। कश्ती शुरू में 2 दिन सही रही, फिर कभी घंटा खराब, कभी 5 घंटा और कभी पूरी रात खराब रही। उसके बाद तो लगता था कि शायद हमारी जिंदगी का ही ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन वो कहते हैं कि कश्ती में 12 से 1 बजे बंद हुई और 4 साढ़े 4 बजे दोबारा चली, फिर 7 बजे, साढ़े 7 बजे बंद हुई और इधर उधर डोलती रही। हसीब ने कहा कि जो लोग भी लिबिया में हैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो पाकिस्तान खुदा के लिए वापस चले जाएं। क्यों जाना पड़ा, अपने जो भी मसाइल हसीब ने बताए, वो कहता है कि एक पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला किया था, वो अपने वालिदैन के इसरार पर उस कैंप से ही वापस चले गए थे जिससे आगे इस खौफनाक सफर पर रवाना होना था। कैंप में रहने का उन्होंने फैसला किया और फिलहाल यूनान में ही उन्हें रहना था क्योंकि कश्मीर में भी हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए वो वापस भी नहीं गए। कुछ लोग वापस भी चले गए जिनकी जानें बच गई। ये बड़ा ही खौफनाक सफर था और ये तमाम तर डिटेल आपके साथ मैंने सिर्फ इसलिए शेयर की है ताकि आपको अंदाजा हो कि ये सफर जो है ये कोई आसान सफर नहीं है, बल्कि बड़ा ही खौफनाक सफर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।